दोस्तों नमस्कार। कैम्ब्रिज व्यू प्रोबेबल पाथ 9 डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी इंटरप्ले के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों, सभ्यता की शुरुआत में ही दो व्यक्ति आपस में ट्रेड करने के विषय में सोचते हैं, चीज़ों की अदला बदली के जरिए, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। पर ये बार्टर सिस्टम के साथ दिक्कत ये है कि किसी व्यक्ति के पास राइस है और किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ों की अदला बदली करें ही। क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट, वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री उनके बीच में है, बन नहीं रही है। वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी ट्रेड कर सकते हैं जिनसे उनकी बनती है। तो यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम है कि जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंडेंट है दो लोगों की, वो एक जेनेरिक टेक्निक नहीं है। तो जब सभ्यताएं या सोसाइटी कॉइन के विषय में सोचती हैं या कॉइन जब डेवलप करती हैं ट्रेड के लिए, तो कहीं ना कहीं उस कॉइन के पीछे एक जनरल कंसेंट होती है, पब्लिक की एक आम राय होती है, जिसको हम पीपल्स विल कहते हैं। तो ये जो कॉइन के जरिए जो ट्रेड की जो टेक्निक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक टेक्निक है। और ये जो कॉइन है ये वास्तव में इस जनरल कंसेंट को, विल को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये कॉइन ट्रेड के दौरान किसी के पास पहुंचता है तो वास्तव में ये जनरल कंसेंट या विल की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है। तो ये कॉइन एक तरह की डेमोक्रेटिक टेक्निक है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिजल्ट है। लेकिन कॉइन के साथ एक समस्या है। हमने देखा कि जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं कि मैनेज डेमोक्रेसीज हैं, वन पार्टी सिस्टम वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी कॉइन चलन पे होते हैं और ट्रेड और व्यापार होता है, जिसके ज़रिए लोगों के जो व्यूज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ज़मीन पर वो मैटेरियलाइज होते हैं। तो यहाँ पर कॉइन जो अपनी पावर पाता है वह जो ऑटोक्रेटिक सत्ता है या जो मैनेज डेमोक्रेसी में जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनकी एसेंट है, उनकी पावर से पाता है। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब एक डेमोक्रेटिक कॉइन या मुद्रा, फॉर एग्जांपल डॉलर है या रुपी है, और लेस डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो मुद्राएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह फ्री फ्लो होने लगती हैं, जैसे बॉडी में खून की तरह, ब्लड की तरह, और जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। तो उसमें जो मान लीजिए आरबीसी जो है, जो डॉलर है वो आरबीसी है, और बाकी जो दूसरी मुद्राएं हैं जो लेस डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, पर वो भी चलन में हैं और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भी इस ब्लड का पार्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कॉइन है, ये कॉइन सिस्टम है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को, जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं, उसको आपस में एक जोड़ देता है। लेकिन हाथ हो या पैर हो, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में ही होता है, अगल बगल उतना नहीं, और वो भी कंट्रोल्ड वे में होता है। तो मैनेज डेमोक्रेसीज या वन पार्टी सिस्टम में जो कॉइन का इन्वेस्टमेंट है या कॉइन जनरेशन है, आपके पास कॉइन हो भी सकता है, तो उसके बावजूद भी आप अपने आप को उस लेवल तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी हाल में एक एग्जांपल शायद हमने देखा था कि एक चाइना में ही शायद एग्जांपल था कि शायद जैकमा की कंपनी थी जो बहुत बड़ी हो गई थी, तो उनसे कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कराया गया या क्या हुआ स्टेट के द्वारा, तो ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉइन इकट्ठा ना हो जाए। तो वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप कुछ इंडिविजुअल्स जितना चाहें उतना कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में जो कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं आपस में जोड़कर, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसको मोनोपलाइज करके उसके ज़रिए वो एक्स्ट्रा कॉइन्स जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं।
तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक चीज़ ये भी हो जाती है, खासकर जहाँ पे कंट्रोल इस तरह का एक इंडिविजुअल पे, उसकी एक्सप्रेशन पे उस लिहाज से उतना होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब दूसरी शेल कंपनीज की टेक्निक के ज़रिए या सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम कंट्रोल करके ओपिनियन बना के या विकिपीडिया में चेंजेस करके किसी तरह की किसी कंपनी के पक्ष में माहौल बना के, तो कॉइन इकट्ठा करने से पहले ही इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा कर ली जाती है, और वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्चुअली में फेक इंफॉर्मेशन होती है। उसको जनरेट किया जाता है और जनरेट करके इकट्ठा करके उसे इंफॉर्मेशन के तरह दुनिया को दिखाया जाता है, और उसके ज़रिए फिर कॉइन इकट्ठा की जाती है। और फिर जैसा कि हम देखते हैं राउंड ट्रिपिंग इत्यादि के ज़रिए, शेयर मार्केट के ज़रिए वो पैसा फिर उड़ जाता है और वो फिर से कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। इंफॉर्मेशन और कंसंट्रेशन इस हद तक हो जाती है, कॉइनेज इस हद तक उसमें कंसंट्रेशन हो जाता है कॉइन में, कि लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ तो हैं, सपने तो हैं, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी कॉइन की जो बेसिक होनी चाहिए वो है नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हैं, जो इस डेमोक्रेटिक टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशरी है, पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है, वो खुद क्या बोलते हैं, ये कॉइन के लिमिटेशंस में या कॉइन डिपेंडेंस में खुद वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एक तरह से, जैसा कि हम राहुल गांधी जी का अगर हम कैम्ब्रिज व्यू में देखें, तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड यहाँ पर मेरे इस एपिसोड में ये ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशंस को हम रोकते नहीं हैं, चौतरफा ये हर तरफ एक दूसरे से कनेक्टेड है और चलती रहती है, और हम कोई भी दिक्कत आती है तो हम ब्रेन में सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी ओर जहाँ पे मैनेज डेमोक्रेसी से वन पार्टी सिस्टम है, जहाँ कॉइन पे कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल है, इंटरनेट पे कंट्रोल है, सोशल मीडिया पे स्टेट का कंट्रोल है, तो वो एक तरह से हमारे दूसरे ऑर्गन्स हो गए, हाथ पैर इत्यादि, जहाँ पर फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शन या बाई डायरेक्शनल लेवल तक ही हम इसको समझ सकते हैं। तो इन स्थितियों में जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है वहाँ इंटरकनेक्शन इतना ज़बरदस्त होता है, और वहाँ पर फेक न्यूज़ बनने के भी, जो जनरेशन के भी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया फेक न्यूज़ जो सेल कंपनीज़ का बन जाना, ये भी एक फेक न्यूज़ का ही एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, या सोशल मीडिया के कंट्रोल, एल्गोरिथम कंट्रोल के ज़रिए भी फेक न्यूज़, फेक ओपिनियन का बन जाना, फेक अकाउंट्स का बनना। भाई अकाउंट हमेशा अगर आईडी पे हो तो उनसे एक्सपोजर होता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, तो उसके आड़ में बहुत सारे फेक अकाउंट्स के जन जाना, फिर वो उसका मिसयूज इलेक्शंस में होना, ओपिनियन गलत डायरेक्शन में, सब सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं नहीं कहीं अल्टीमेटली कॉइन के कंसंट्रेशन के टारगेट में होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कॉइन का अगर कंसंट्रेशन हो गया तो बाकी हम दूसरे लोगों के एक्सप्रेशंस पे आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम पूरी की पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन स्थितियों में ये जो फेक न्यूज़ है, ये एक तरह से अगर इसकी एक सीमा पार हो जाए, और ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हमारे पास चूँकि सर्जरी का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इतना कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, तो ये फेक न्यूज़ एक तरह से साइनाइड का भी काम कर सकता है, जिससे सडन डेथ बहुत ही कम समय में हो सकती है। यूक्रेन का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट रडार माउंट करना चाहते थे, रसिया को डराने, क्या रसिया डर जाता, या इतना बड़ा मुल्क उस रडार से क्या मिसाइल यूक्रेन से ही छोड़ी जा सकती थी इत्यादि से। तो वो भी एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। एम क्या था, कुछ भी हो, चाहे रडार भी के वेस्टर्न कंपनीज का, या उसके रिस्पांस में रसिया कुछ और चीज़ें ले या करे, उससे वेपन्स इंडस्ट्री और जागृत हो, और उसको उस फेक नैरेटिव को मान लीजिए कि वहाँ रशिया की तरफ से उसको भी फेक वे में पढ़ लिया गया, गंभीर मान लिया गया। तो जहाँ पे यूक्रेन जैसे देश में जहाँ आधी पॉपुलेशन से हम रशियन कल्चर की है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हम देखते हैं, और हथियारों की बिक्री अब हो रही है, हथियार वहाँ पे
एक्सकलेशन हो रहा है, तो ये फेक न्यूज का ही एक एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह जो हमको अगर अपने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को बचाना है, जहाँ पे कंट्रोल बहुत ही कम है, तो वहाँ पर इनहेरेंट जो रिस्पांस होना चाहिए वो कुछ इस तरह की होना चाहिए कि फेक न्यूज या फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करने के लिए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ख़ास तौर पे उनके पास एक ग्लोबल इम्यून सिस्टम होना चाहिए। वो इम्यून सिस्टम जो फेक न्यूज़ को जनरेशन बड में ही कट कर दे, वो जनरेट हो भी, भले हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके जो उसको एक्सपोज करने के लिए, जैसे हम इंडिया में भी जैसे आल्ट न्यूज़ का एग्जांपल देखते हैं, मोहम्मद जुबैर वाला और प्रतीक सिन्हा वाला जो फेक न्यूज़ को एक्सपोज करते हैं, इस तरह ग्लोबल लेवल पे भी संस्थाएं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो फेक न्यूज़ या इस तरह के भ्रमित नैरेटिव्स को अपनी मीटिंग्स में, रिसर्च रिपोर्ट में इसको तुरंत कट कर सकें। कभी कभी जो हम देखते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो कॉइन के कंसंट्रेशन की है मेन प्रॉब्लम, और वो या कहें कि इंफॉर्मेशन की कंसंट्रेशन की है। और इंफॉर्मेशन की कंसंट्रेशन कभी कभी मान लीजिए कि वेलफेयर का काम करने वाली कोई गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे डाटा को ले रही है, भाई उसको अच्छी डिलीवरी करना है, पर उसी डाटा को चूँकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पे केंद्रित होती हैं, तो उसी डाटा का मिसयूज़ भी हो सकता है अलग अलग चीज़ों के लिए, स्पॉयनेज के लिए इत्यादि के लिए, जो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल बिहेवियर है या कि अपोजिशन में पार्टीज है उसके भी बिहेवियर को बहुत गलत ढंग से या अनडेमोक्रेटिक वे में उस पर प्रेशर डाल सकती हैं। कभी कभी मेन जो चीज़ होती है कॉइन का कंसंट्रेशन ही होती है, और कभी कभी इंफॉर्मेशन के फ्लो को ही अगर हम रोक दें किसी तरह, या किसी की तरह किसी मीडिया आउटलेट को ही हम मान लीजिए स्टॉप कर दें उसको फंक्शनिंग करने से, कि इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है वो किसी तरह से पूरी तरह से रुक जाए, तो जो कुछ लोगों के हित हैं और जो कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं, इसके अभाव में इंफॉर्मेशन रुकने से जो कॉइन इकट्ठा होगी, तो उससे वो आगे अपना नैरेटिव, आगे की अपनी जो पॉलिसीज़ है, कंट्रोल है, वो उसका वो मिसयूज कर सकते हैं अभी तो। और उसको किसी बहाने हम तो ये जो फ्री प्रेस होनी चाहिए, इस विषय में भी हमें ये सोचना चाहिए। कंक्रीट स्टेप में किसी भी मतलब ऊपरी सतह जैसे अभी एक हाल का ही केस था, जैसे क्या बोलते हैं, शायद मीडिया वन का ही केस था, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटीज़ का जो मामला है वो हवा में नहीं, उसके क्लेम हवा में नहीं, वो कंक्रीट इंफॉर्मेशन, कंक्रीट चीज़ों पे होनी चाहिए। और जो मीडिया वन पे जो उस पर एक्शन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, वो मतलब उस पर ग्राउंड उतना मजबूत नहीं था उसका, मीडिया वन का वो इंफॉर्मेशन, उनका जो लाइसेंस है वो रिव्यू करने का ऑर्डर भी पास हुआ। तो ये पूरी जो नैरेटिव है, पूरे एपिसोड को हम गवर्नमेंट के लिहाज से ना देखें, उसमें केवल एक हल्का सा हम देखते हैं बहुत जगह गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी करती है डिलीवरी में या इत्यादि दूसरों जगह पे भी, तो इसको केवल चीज़ों को हमें देखना चाहिए और पूरी तरह बायस्ड वे में नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक हो सकती है या कोई गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो सकती है, या कोई पार्टी का नैरेटिव पूरा एकदम सही हो सकता है, कोई पार्टी का नैरेटिव पूरा एकदम गलत हो सकता है। कभी कभी फेवरेबल जजमेंट्स भी आते हैं गवर्नमेंट के पक्ष में, जैसे ईडी के रिस्पेक्ट में भी, कि जैसे कि अभी जजमेंट आया कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी भी आम इंडिविजुअल से ज़्यादा हम उसको रियायत नहीं दे सकते। हाँ, ज़्यादातर केसेस अगर अपोजिशन के लिए हो रहे हैं, जैसे कि अभी रिट जो अभी मनु सिंघवी साहब ने डाली थी, तो ये पॉलिटिकल स्पेस में ये सब चीज़ें कंटेस्ट करने वाली हैं। लेकिन अगर कोई एक एग्जैक्ट केस आता है तो गाइडलाइंस आ सकती हैं। तो ये जो ईडी वाला केस है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पिटीशन वापस ली गई है, तो अगर कोई कंक्रीट केस आता है तो वहाँ पर ये जो वापस ली पिटीशन है एक तरह से डाटा बेस का काम कर सकती है वहाँ पे भी। तो ये चैप्टर अभी भी वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी खासकर वो टेक्नोलॉजीज़ जो मासेस को अफेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजीज़ जहाँ ज़्यादातर लोग ओपिनियन बनाते हैं, जिसके ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ डेमोक्रेसी या उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जुडिशरी, फ्री प्रेस, गवर्नमेंट्स या क्या बोलते हैं लेजिस्लेचर, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ ही उन टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिविजुअल लेवल पे भी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी इस दायरे में आ सकती हैं, जैसे सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन है, या जीपीएस सिस्टम आता है। ये सब चीज़ें कोई भी यूज कर सकता है और इसका यूज मिसयूज बहुत हद तक हो सकता है। गूगल आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइट्स आती है, तो उसमें आप कम से कम चूज कर सकते हैं कि किस साइट से हमको क्या इंफॉर्मेशन लेती हैं। लेकिन अभी जैसे सत्य हिंदी की खबर जो हमने देखी आलोक अड्डा पे, आलोक जी के प्रोग्राम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल जब बताया गया, जो चैट जीडीपी का एग्जांपल जो हुआ था, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्वयं से बता सकता है। तो वहाँ हम चूज नहीं कर सकते अपने वेबसाइट्स को, या जैसा चाहें वैसी इंफॉर्मेशन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको जनरेट कर सकता है। कहीं ना कहीं वो भी जो डाटाबेस यूज कर रहा है, अगर वो डाटा बेस ही उसमें ही बहुत सारे फेक इंफॉर्मेशन हो, या कुछ तरह से जैसा हम इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो उसी तरह के इंफॉर्मेशन से ही चीज़ों को ज़्यादा वो लेने लगे, तो वहाँ पर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरह से बायस्ड व्यू जनरेट कर सकता है। और बहुत सारे अगर ऐसे मॉडल्स पूरे देश में हो जाएं तो ये भी एक तरह से इंडिविजुअल्स के तौर पे भी होंगे वो, और ये एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होगा, ये बहुत सारे इस तरह के इंडिविजुअल्स होंगे जो एक दिन में करीब करीब लाखों लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके व्यूज़ को अलग अलग डायरेक्शंस में, कभी कभी बायस डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो एआई की टेक्निक है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट के तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो सकती है। तो हमें इन सब टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी के इंटरप्ले को बहुत कायदे इसको समझना पड़ेगा। और जो जिस ग्लोबल इम्यून सिस्टम की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबलाइज विलेज मानते हुए, और वहाँ पर जिस साइनाइड की बात जो वहाँ पे हो रही थी कि वो जो मिसकम्युनिकेशन है और जो फेक न्यूज़ है वो, उसको हम उस संदर्भ में इस एपिसोड को हम देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत चीज़ें पे व्यू थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर।